Can you able to see the screen properly? Okay. So कल तक हमने क्या सीखा? दो फैक्टर सीखे, एक ओवेरियन फैक्टर और एक ट्यूबल फैक्टर को रूल आउट करना। ओवेरियन फैक्टर में हमने क्या देखा कि जब भी हमें साइकिल इरेगुलर लगता है, साइकिल रेगुलर नहीं आता है, कुछ भी ऐसा डाउट लगता है, बहुत कम मेंसेस आता है, बहुत ज़्यादा मेंसेस आता है या इरेगुलर साइकिल है, तो सबसे पहले आप ओवेरियन फैक्टर रूल्ड आउट करोगे। उसको रूल्ड आउट करने के लिए डे टू एच बहुत बढ़िया तरीका है। एक डे टू एच कराओ और एक ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करो। ओव्यूलेशन चेक करने के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है फॉलिकुलर स्टडी, यूएसजी पेल्विस फॉर फॉलिकुलर स्टडी। उससे नहीं, आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एलएच सर्च किट मार्केट में आती हो, ओव्यूलेशन किट, वो 12वें दिन से या 10वें दिन से रेगुलर चेक करने का। जब उसमें 2 लाइन आए, दैट मीन्स इट सजेस्ट एलएच सर्च, और उसके 24 घंटे में पेशेंट को बोलने का रिलेशन रखें। तीसरा मेथड मिड ल्यूटियल प्रोजेस्ट्रॉन, 21वें दिन पे, डे 21 पे ब्लड रिपोर्ट कराओ सीरम प्रोजेस्ट्रॉन, वो 10 से ज़्यादा है तो ओव्यूलेशन पक्का, नहीं है तो ओव्यूलेशन कम, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे हम ओव्यूलेशन कंफर्म करेंगे। पीसीओएस में क्या होगा, मोस्ट कॉमन 75% पीसीओएस केसेस होते हैं, उसमें कैसा पिक्चर देखने को मिलेगा, एफएसएच नॉर्मल रेंज में होगा, एलएच हाई होगा। सो एफएसएच टू एलएच रेशियो है वो पूरा ऑल्टर्ड हो जाएगा। इन शॉर्ट एलएच एंड्रोजन लेवल हाई होगा पीसीओएस में, उसे हमें कैसे भी करके डाउन लाना है। वो कैसे डाउन ला सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील, आइडियली सेप्रोटिरोन एसीटेट वाली जो पील आती है वो बेहतर है, नहीं है तो ओवरऑल एल दे सकते हो, तो एंड्रोजन उससे डाउन आएगा। और अदर एडजवेंट ड्रग में मेटफॉर्मिन स्टेप अप डोज में देने का, अलोंग विथ मायोआइनोसिटोल वाला जो कॉम्बिनेशन आता है वो देने का। तो ये सारी ड्रग्स है वो एंड्रोजन लेवल डाउन करने में हेल्प करेगी। तो इस ऐसे करके हम ओवेरियन फैक्टर करेक्ट करेंगे। ट्यूबल फैक्टर में एचएसजी है और क्रोमोपर्ट्यूबेशन है। अगर माइल्ड है तो ट्यूबल कैन्युलेशन से ट्यूब ओपन हो सकती है, बट मॉडरेट टू सिवियर है तो उसमें हमें आईवीएफ ही करना पड़ेगा। हाइड्रोसल्पिंग्स है तो पहले ट्यूब कट करनी पड़ेगी, ट्यूबल क्लिपिंग करनी पड़ेगी, फिर आईवीएफ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने ये शॉर्ट क्विक रिविजन आपको दिया मैंने। अभी हम थर्ड फैक्टर रूल्ड आउट करेंगे, यूट्राइन फैक्टर इनफर्टिलिटी। ओके, उसमें क्या देखेंगे, यूट्राइन मायोमा में क्या देखेंगे, मायोमा मीन्स फाइब्रोड, फाइब्रोड है तो उसे रिमूव करना है कि नहीं करना है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइब्रोड इज मोस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। वो क्या है, फाइब्रोड क्या है, तो फाइब्रोड का ओरिजिन है वो इडियोपैथिक है, उसे हमें नहीं पता है कि किस में होता है किस में नहीं होता है। हालांकि उसके रिस्क फैक्टर होते हैं कि ओबेस पेशेंट में ज़्यादा होता है, नलीपेरस जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुकी होती है उसमें ज़्यादा होता है, पर 70% इंडियन लेडीज में फाइब्रोड पाया जाता है। फाइब्रोड यानी जो फाइब्रस टिश्यू होती है ना, उसका ट्यूमर जैसा मीन्स एक मास बन जाता है यूट्रस में, तो उसको फाइब्रोड बोलते हैं। तो फाइब्रोड की साइज से ज्यादा साइट कौन सी जगह पे है वो ज्यादा जानना जरूरी है। फाइब्रोड का आपको पता होना चाहिए 3 टाइप के होते हैं, सब सिरोजल, इंट्राम्यूरल एंड सब म्यूकस। सब सिरोजल किसे बोलेंगे, यूट्रस की आउटर लाइनिंग पे है उसे बोलेंगे सब सिरोजल। यहाँ पे आप देखो जो 6 नंबर और 7 नंबर है वो सब सिरोजल है, देख सकते हो आप। फिर बीच में एंडोमेट्रियम और आउटर लेयर मायोमेट्रियम में है उसको बोलेंगे इंट्राम्यूरल। जो 3 और 4 नंबर के है वो इंट्राम्यूरल है। और एंडोमेट्रियल कैविटी में जो प्रोट्रूड करता है उसको बोलेंगे सब म्यूकस। 0, 1, 2 जो है वो है सब म्यूकस फाइब्रोड। तो ऐसे मेन 3 डिवीजन, सब सिरोजल, इंट्राम्यूरल, सब म्यूकस। तो हम
कैसे में मायोमेक्टोमी करेंगे और किस में नहीं करेंगे। पहली बात, जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, फाइब्रोड की साइज, किसी भी टाइप के फाइब्रोड की साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसे रिमूव करना, आइडियली रिमूव करना चाहिए। फाइब्रोड की साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो उसे आइडियली रिमूव करना चाहिए। दूसरी बात, भले ही बहुत छोटा फाइब्रोड हो, 2 या 3 सेंटीमीटर का हो, भले ही फाइब्रोड 2 to 3 सेंटीमीटर का हो, बट अगर वो कैविटी में प्रोट्रूड करता है, कैविटी का शेप ऑल्टर्ड करता है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। पहला पक्की बात कि जो फाइब्रोड एंडोमेट्रियल कैविटी को के शेप को अल्टर्ड करता है तो उसे रिमूव करना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तीसरी बात, छोटे हैं फाइब्रोड बट मोर देन 3 इन नंबर, तो भी हमें फाइब्रोड रिमूव करना है। पर जनरली इनफर्टिलिटी में हम बोलते हैं जो फाइब्रोड एंडोमेट्रियल कैविटी को अफेक्ट करते हैं उसी को हम रिमूव करते हैं, वरना रिमूव करने की सलाह नहीं देते हैं। ये पिक्चर है इंट्राम्यूरल फाइब्रोड के, देखिए ये वाला है जो पहला वाला, उसको सेंट्रल फाइब्रोड बोलते हैं। अभी ऐसा फाइब्रोड है तो आपको पक्का रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यूट्रस में पूरा बीच का जहां बच्चा रहता है वहां तो फाइब्रोड आ गया है। ये यूट्रस है, रेड लाइनिंग यूट्रस है और ग्रीन वाला है वो फाइब्रोड है। दूसरे में आप देखिए ये सिर्फ वर्ल्ड पैटर्न जैसा दिखता है, बीच की एंडोमेट्रियम है, उस पे फाइब्रोड लटका हुआ है। सपोज ये एंडोमेट्रियम है और ये फाइब्रोड है, तो ये पूरा फाइब्रोड एंडोमेट्रियम में प्रोट्रूड करता है, तो इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ऐसे जो फाइब्रोड है कि जो एंडोमेट्रियम को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे फाइब्रोड को रिमूव करना पड़ेगा। सेकंड इज सेप्टेट यूट्रस। जब यूट्रस में सेप्टा हो तो इनफर्टिलिटी तो नहीं करता है, पर इससे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बहुत होता है। अगर सेप्टम पूरे एंडोमेट्रियल कैविटी को टच कर जाता है तो सेप्टल रिसेक्शन करना पड़ेगा। दिस इज सेप्टेट यूट्रस, तो उसमें हिस्ट्रोस्कोपी से सेप्टम को रिमूव करते हैं। तो इट इज मेनली यूज्ड व्हेन देयर इज अ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। थर्ड वन इज इंट्रायूट्राइन एडहेशन। इंट्रायूट्राइन एडहेशन किस में देखने को मिलेगा? एनीवन हैव आइडिया? हाँ बोलिए। हाँ, in Asherman syndrome. What is Asherman syndrome? Asherman syndrome is a condition in which due to tuberculosis और due to repeated DNC क्या होता है, यूट्रस की जो दो वॉल होती है ना, उसमें पूरा जाले जैसा बन जाता है। ऐसे हम नहीं बोलते घर में साफ नहीं किया होता कैसे जाले बन जाते हैं, तो ऐसे यूट्रस की एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल में पूरा एडहेशन बन जाता है, जाले जैसा बन जाता है। तो उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल कैविटी जहाँ पे बच्चा रुकता है वो देखने को नहीं मिलता है, तो इट इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। तो कैसे कैसे में मिलेगा? जिसमें रिपीटेड डीएनसी हुआ, बहुत सारा क्यूरेटिंग हुआ हो, तो ऐसे केसेस में जब डीएनसी किसी अनएक्सपर्ट हैंड से हुआ हो तो उसने डॉक्टर हर्षल, आपका बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है तो आप म्यूट कर दीजिए। तो बहुत रिपीटेड डीएनसी किया होता है ना, तो और अनएक्सपर्ट किसी जो अनएक्सपर्ट होते हैं तो उसने क्या किया होता है कि जो फंक्शनल लेयर है उसे घिस दिया होता है,
तो उसकी वजह से भी एशरमैन हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से एंडोमेट्रियल कैविटी पूरी चली जाती है और उसमें प्रेगनेंसी रुकने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उसका ब्लड सप्लाई नील हो जाता है, तो उसको नया लाने के लिए एडहेसिनोलाइसिस करते हैं और फिर सब मेडिसिन देके देखना पड़ता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। कई केसेस में इवन आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है, इतना सिवियर एशरमैन होगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंट्रायूट्राइन एडहेशन। वो सोनोग्राफी में यहाँ पिक्चर दिया है ऐसा दिखता है, पर आइडियली इट इज ओनली विजुअलाइज ऑन हिस्ट्रोस्कोपी। आप हिस्ट्रोस्कोपी माने सर्विक्स में से स्कोप डालने के आप देखोगे तो ही आपको पता चलेगा इट इज अ केस ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। एंडोमेट्रियल पोलिप पोलिप है और वो कैविटी को अफेक्ट करता है, एंडोमेट्रियल कैविटी को टच करता है, तो आपको डीएनसी पोलिपेक्टोमी करनी पड़ेगी। एडिनोमायोसिस मैंने बोला, व्हाट इज, हाँ बोलिए। हाँ हाँ देख, हाँ 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 देखिए, हाँ 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 देखिए, पहले प्रिवेंटेटिव मेजर मैं बताती हूँ। प्रिवेंटेटिव यानी हम एशरमैन कैसे नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेड डीएनसी, बहुत सारे डीएनसी, 7-8 डीएनसी हो चुके होते हैं ना, कई लोग एमटीपी कराते हैं, बहुत डीएनसीस कराते हैं, और अनएक्सपर्ट हैंड, जिसका एक्सपर्ट हैंड नहीं है गायनिक का, और वो बारी बारी घिसता रहता है ना, तो पूरा पड़ चला जाता है, तो उसकी वजह से पहला तो एशरमैन होता है। दूसरा होता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो टीबी होता है तो उसमें एशरमैन के चांसेस बहुत होते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि किससे एशरमैन का कोई कॉज तो होता है, ऐसा तो नहीं कि एकदम हो जाता है। तो जेनाइटल टीबी, हाँ बोलिए। हम्म 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 उसमें एकेटी ट्रीटमेंट पूरा 9 मंथ्स का देना चाहिए। वो ट्यूब जो एकेटी सेंटर है ना, उसी को रिफर करना पड़ता है कि इट इज डायग्नोस्ड एज ए जेनाइटल टीबी। तो वो लोग क्या करेंगे कि हम जब सपोज आपने हिस्ट्रोस्कोपी किया, तो उसका जो मटेरियल है ना, डीएनसी मटेरियल, हम टीबी पीसीआर के लिए भेजेंगे। टीबी पीसीआर गोल्ड आता है। हाँ 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 हाँ, और उसमें आपको पता चला, हाँ दिख रहा है। तो हाँ, तो आइडियली तो ऐसे केसेस में 6 मंथ सेकेटी दे देते हैं, उसको भेजते हैं और बोलते हैं कि इसको हमें डाउट लगता है, तो आइडियली 6 मंथ सेकेटी दे देनी चाहिए। 6 मंथ सेकेटी पर, हाँ 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 वही 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 वही, हाँ इसमें कोई नहीं 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 नहीं, जो रूटीन जो टीबी का ट्रीटमेंट सेम ही है। पर प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने वो तो दिला दिया कि हाँ टीबी डायग्नोस हुआ है, पर जो एशरमैन है होता है ना, वो इससे नहीं करेक्ट होगा। कि आपने इकेटी लिया तो एशरमैन करेक्ट नहीं होगा, उसका टीबी करेक्ट होगा। देखिए समझिए कि एशरमैन है तो वो तो करेक्ट नहीं होगा, वो तो पूरा पूरा जो वॉल है उसको डैमेज कर चुका है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें एडहेसिनोलाइसिस, हिस्ट्रोस्कोपिक एडहेसिनोलाइसिस करते हैं। बाद में क्या करते हैं, कॉपर टी रख देते हैं 90 डेज के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ताकि फिर से वॉल्स एक साथ चिपक नहीं जाए। साथ में, हाँ हाँ बोलिए। ऐसा होता है, पर सब लोगों की अलग अलग थियरी होती है। हम लोग मानते हैं कि कॉपर्टी 90 डेज बीच रखते हैं और साथ में इक्विटी दे देते हैं, तो कवर अप के लिए टाइम मिल जाता है। हम्म हम्म, अच्छा नहीं, मुझे नहीं, उसे मैंने मैंने ट्राई नहीं किया। हम लोग ये करते हैं, और फिर क्या करते हैं, मेन हमारा एम तो क्या होता है कि कैसे भी करके प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए। तो एशरमैन में प्रॉब्लम क्या होगा कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बढ़ेगी, प्रॉब्लम यही है।
दूसरा तो कुछ नहीं है। जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है ना, वो 4 या 5 mm से आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारा एम यह रहता है कि कैसे भी करके उसके एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाना। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए हम फिर उसमें GCSF फैक्टर डालते हैं। GCSF फैक्टर उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो वो क्या करता है, वो ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम करता है। तो वो GCSF एक इंजेक्शन आता है, तो उसको हम IUI कैन्यूला में भरते हैं और हर वीकली, एवरी वीकली IUI करते हैं ना, ऐसे यूट्रस में इंस्टिल करते हैं। तो ऐसे 6 इंजेक्शन हम लगाते हैं। आफ्टर मेंसेस ऐसा नहीं, ऐसा पर्टिकुलर नहीं, पर 6 इंजेक्शन पहले ऐसे लगा देते हैं। हाँ, लगा देने का। GCSF ग्रेन्युलोसाइड, GCSF बोलते हैं, GCSF ग्रेन्युलोसाइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ऐसा एक तैयार इंजेक्शन ही आता है। तो उसको क्या करने का, उसको IUI कैन्यूला में भर लेने का और जैसे IUI करते हैं ऐसे यूट्रस में फ्लश करने का, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और GCSF करते हैं। फिर हम जब स्टिम्युलेशन करते हैं, आप क्लोमिफिन से करो, लेट्रोजोल से करो, या एशरमैन में तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट ट्यूबल ब्लॉक होगा ही, तो उसमें आपको IVF ही करना है। उसमें आप रूटीन ट्रीटमेंट तो दोगे नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टिम्युलेशन करेंगे, करना हो तो फिर 7वें 8वें दिन पे GCSF इंजेक्ट करेंगे साइकिल शुरू होने में। फिर 10वें दिन पे देखेंगे, नहीं है तो फिर से करेंगे। फिर नहीं है तो 11वां 12वें दिन पे अभी एंडोमेट्रियम नहीं बनी तो PRP थेरापी करेंगे। उसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी। हाँ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी, PRP थेरापी। वो क्या करते हैं, इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्टेम सेल थेरापी। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं 10 ml, ऑटोलॉगस ब्लड लेते हैं पेशेंट का अपना ही। फिर उसको एक्टिवेट करते हैं, वो पूरी एक अलग मेथड है। तो लेबोरेटरी में वो ब्लड के साथ वो एक्टिवेटर डाल के उसको घुमाते हैं। उसको घुमाने के बाद उसमें से प्लाज्मा अलग होता है जिसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा होती है। जैसे हम डेंगू वर्क होता है तो कैसे हम PRP चढ़ाते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, ऐसा ही सेम प्रिपरेशन हम पेशेंट का अपने ब्लड का निकालते हैं। और वो जो PRP मटेरियल रेडी होता है ना, वो IUI कैन्यूला में भर के हम यूट्रस में इंस्टिल करते हैं। तो ये GCSF है ना, वो वन काइंड ऑफ PRP है, पर ऐसा तैयार बना हुआ है। तो पहले हम वो ट्राई करेंगे, उससे नहीं रिजल्ट मिलता है तो हम PRP करेंगे, और PRP से भी रिजल्ट नहीं मिला तो हम स्टेम सेल थेरेपी करेंगे। स्टेम सेल में पेशेंट के बोन से बोन मैरो निकालते हैं और बोन मैरो में से स्टेम सेल तैयार करते हैं और उसको IUI कैथेटर में भर के यूट्रस में इंस्टिल करते हैं। उसको स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं। तो एशरमैन में यहां तक, और इससे भी नहीं होता है तो सरोगसी इज ओनली ऑप्शन। पता चला? हेलो, पता चला? नाउ फिफ्थ इज एडिनोमायोसिस एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी। तो कल हमने देखा था व्हाट इज एडिनोमायोसिस। जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो मायोमेट्रियम में इन्वेड करती है, उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो जो एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट है वही हमें एडिनोमायोसिस में देनी है। पर एडिनोमायोसिस से इनफर्टिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो यूट्रस के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, वो रिदमिक यानी एक ही टोन में जाते हैं, पर एडिनोमायोसिस की वजह से वो डिसरिदमिक हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब एम्ब्रियो वहां पे इम्प्लांट होगा तो वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो एंडोमेट्रियोसिस की
हाँ हाँ बोलिए, देख, हाँ 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 श्योर। देखिए सिंपल मैं समझाऊँ ना, तो यूट्रस होता है ना, व्हाट इज यूट्रस, तो इट इज अ क्या, उससे कैसे बना है, उसमें स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल होते हैं ना, उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट, रिदमिक यानी एक सुर में सब चलते हैं। जैसे हमें अच्छा सॉन्ग बजाना है तो कैसे सुर में सब चलना चाहिए, ऐसे यूट्रस के जो स्मूथ मसल है वो सब एक सुर में साथ चलते हैं, तो उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी एडिनोमायोसिस यानी क्या मैंने समझाया कि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है ना, वो एंडोमेट्रियम की जगह मायोमेट्रियम में चली गई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है और उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो बेसुरा हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एम्ब्रियो वहां पे सब अच्छा होता है कि एग बना, ओव्यूलेशन हुआ, ट्यूब में आया, और जब यूट्रस में पहुंचा, तो जब यूट्रस में पहुंचता है तो वहां पे बेड, बेड इसको इम्प्लांटेशन बेड बोलते हैं, कि किसी बच्चे को, एम्ब्रियो को वहां पे ग्रो करना है तो उसको शांति का एटमॉस्फेयर चाहिए। पर एडिनोमायोसिस में क्या होगा, डिसरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ड्यू टू डिसरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन वो एम्ब्रियो को वहां पे रुकने नहीं देगा, वहां से वो फेंक देगा, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है एडिनोमायोसिस में। तो उसमें क्या करेंगे, जो एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट हम एडिनोमायोसिस में देंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस की जो मेन ट्रीटमेंट है वो है ल्यूप्राइड डेपो, जीएनआरएच एगोनिस्ट। ल्यूप्राइड डेपो देते हैं 3.75 मिलीग्राम वंस मंथली फॉर 3 मंथ्स। उससे क्या होगा कि जो सारी टिश्यू है वो सब इनएक्टिव स्टेज में चली जाएंगी, और उसकी इफेक्ट है ना अभी 2-3 महीने रहेगी। तो तब तक जब तक यूट्रस क्विसेंट है तब फिर हम जाके उसका आईवीएफ करेंगे। ऐसे जो केसेस है, तो एडिनोमायोसिस होता है, एशरमैन होता है, उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी से रहने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाती है। तो इवन आईवीएफ में भी रिजल्ट नहीं मिलता है, कि आईवीएफ में भी हम क्या करेंगे, बच्चा रखेंगे पर वो रुकने ही नहीं देगा, तो उसमें भी नहीं रुकेगा। तो उसको हम ल्यूप्राइड डेपो फर्स्ट 3 मंथ